तो इस सीरीज के थर्ड चैप्टर में स्वागत है आपका, जिसमें ना केवल हम मैट्रिक्स को मास्टर करेंगे बल्कि साथ में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी पूरा ध्यान देंगे। तो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है, अगर नहीं मालूम है तो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। जस्ट फोर्थ पॉइंट पे ध्यान दीजिए। इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। इवन आपके भाई बंधु सखा मित्र कोई भी पर्सनल लाइफ में किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम परेशानी हो उन्हें और हमसे बात करके वो रिजॉल्व करना चाहते हैं उन सारी प्रॉब्लम परेशानियों को, इन दैट केस दे कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर का नाम है, चैप्टर का क्या नाम है? एक मिनट, मैट्रिक्स नाम है। और क्या, स्टार्टिंग में ही बताया आपको, इतना जल्दी नहीं भूलना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, इसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। हाँ, अब भी ठीक है। याद कीजिए, मैंने आपको समझाया है कि जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट हो तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो कोटेशन इतना अच्छे से लिखा रहता है उसको पढ़ के समझना पड़ता है। तो कैंटोर्स आपका कहना है कि द इसेंस ऑफ मैथमेटिक्स, क्या इसेंस ऑफ मैथमेटिक्स लाइज इन इट्स फ्रीडम। तो ये आपके लिए भी है, ये एवरी इंडिविजुअल के लिए भी है, मैथमेटिक्स के लिए भी यही बात है कि जो इसेंस है ना किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चीज का, वो उसके फ्रीडम में लाई करता है। जब उसको फ्रीडम मिलता है तभी उसका इसेंस पता चलता है हमें। देयर इज नो इसेंस विदाउट फ्रीडम, राइट। अगर आप लिमिटेशन लगा दोगे किसी चीज में, फ्रीडम रखोगे ही नहीं, फ्री रखोगे ही नहीं उसको, तो उसका इसेंस जो कोर है ना वो मर जाता है। बोलो हाँ ना। तो इसलिए इसेंस ऑफ मैथमेटिक्स लाइज इट्स इन फ्रीडम। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो, मजा भी आया हो। अच्छा, मजे के साथ साथ अपन को मैट्रिक्स पूरा मास्टर करना है। बहुत ही आसान चैप्टर है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। क्या इजी चैप्टर है। तो सिंपली आपको क्या करना है, जस्ट सुनते जाना है, जो मैं बोलता जाऊंगा वन बाय वन करते जाओ, एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, स्टार्ट किया जाए। चलो, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर मैट्रिक्स मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखो, ये अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, किसमें रो और कॉलम है। ठीक है, तो होपफुली आप कॉपी कलम लेकर बैठे हो, क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपको नोट डाउन करना है, सच दैट आपका एकदम नोट्स भी बन के तैयार हो जाए। ठीक है, कि दोबारा आपको भागना भटकना ना पड़े कहीं पे भी इस चैप्टर के लिए। तो लिखो मैट्रिक्स, हेडिंग डालो मैट्रिक्स, उसमें लिखो कि मैट्रिक्स जो है एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स या फिर फंक्शन। वो नंबर भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, द नंबर या फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। बस इतना है। या फिर दूसरा डिफिनेशन सिंपल वाला ऐसे लिख सकते हो, अब मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, क्या अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, किसमें, इन रो और कॉलम, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। क्या मैंने बताया कि मैट्रिक्स जो होता है वो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होता है, किसमें, रो एंड कॉलम में। एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, कोई नंबर हो सकते हैं या कोई फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है। बोला एकदम क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है, क्या यहाँ पे देखो, ये क्या हुआ, तीन रो बने और दो कॉलम बने, इसमें सब क्या है, नंबर्स है। यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। यहाँ पे देखा जाए वेरिएबल एक्स, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब हो गया। बोलो हाँ ना। इनको अगर हम अरेंज कर देते हैं रो और कॉलम वाइज तो वही मैट्रिक्स बन जाता है, एकदम सिंपल। ठीक है, रो किसको बोलते हैं पता है आपको? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को अपन क्या बोलेंगे, रो। और कॉलम क्या होता है, वर्टिकल। कॉलम याद कीजिए, घरों में या फिर आप किसी भी रूम में बैठे हो तो वहां पे देखो एकदम कॉर्नर पे जो दिख रहा है आपको वो कॉलम है। क्या है? कॉलम है, जो एकदम ऊपर तक जा रहा है। तो कॉलम से आप समझो क्या, वर्टिकल। और रो का मतलब हॉरिजॉन्टल। एकदम क्लियर है क्या? इवन केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो रो और कॉलम। बोलो हाँ ना, वही वाली चीज है यहाँ पे भी। अब बात आती है कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, है ना। रोज कॉलम ये सारा कुछ क्या होता है, तो वो बताने के लिए आपको समझना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। समझो ध्यान से। मैंने कहा कोई मैट्रिक्स है, उसके रोज को हम आई से डिनोट करेंगे और कॉलम को जे से। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई का मतलब आईएथ रो, रो, और जे का मतलब जेथ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम है और नंबर ऑफ रो है। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। अब इसका अगर हम बाहर एम क्रॉस एम लिखे, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आई जे जो है ना वो बताता है लोकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट। अभी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो और क्लियर होगा, डोंट वरी। यहाँ पे एम जो है वो है नंबर ऑफ रो। क्या है? नंबर ऑफ रोज। और एन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले रो आता है फिर कॉलम लिखते हैं। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? अरे भाई हाँ है ना, वेरी गुड। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा कि एक हमें मैट्रिक्स बनाना है आईएथ जे, इसका जो ऑर्डर है ना वो 3x2 है। 3x2 का मतलब ये हुआ कि तीन रो रहेगा उसमें, ठीक है, और दो कॉलम रहेगा। अब हमें मालूम है कि यहाँ पे लिखेंगे ए और उसका पहला, ये पहला रो और पहला कॉलम है, राइट। तो ये पहला रो हो गया और जे का वैल्यू क्या होगा,
1 होगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो है तो 1 और सेकेंड कॉलम है तो 2, बस 2 ही कॉलम करना है। वेरी गुड। यहाँ पे क्या कौन सा एलिमेंट होगा, कहोगे सर यहाँ पे देखो सेकेंड रो है तो 2 और फर्स्ट कॉलम है तो 1। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। सेम मैनर में थर्ड रो का क्या लिखेंगे, 3 1, क्यों? क्योंकि ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में पड़ रहा। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? ये क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो। ऊपर से देखा जाए तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल, डोंट वरी, सारा कुछ समझ आएगा एकदम अच्छे से। मैंने कहा एक मैट्रिक्स बनाओ, कितने का, 4x5, नहीं ज्यादा हो जाएगा है ना, 4x2 का बना लो। तो कहोगे सर ठीक है, आसान है, 4 रो हमें करना है, 1 2 3 4 और 2 कॉलम रखने हैं। तो कैसे करोगे, यहाँ पे A11 आएगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। और यहाँ पे A12, क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो बट सेकेंड कॉलम। सेम मैनर में 2 1 2 2, देन 3 1 3 3, सॉरी 3 2, फिर 4 1 4 2। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? अरे भाई हाँ है ना, वेरी गुड। तो अभी आपको समझ आ गया ना कि जो अंदर ISJ होता है वो क्या बताता है, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट कहाँ पे लोकेटेड है। मतलब अगर 2 2 मैंने बोला तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी एलिमेंट के नीचे 2 2 लिखा है, इसका मतलब हुआ कि सेकंड रो के सेकंड कॉलम में वो सिचुएटेड है। सेकंड रो गए सेकंड कॉलम गए, यहाँ पे मिल जाएगा हमें A22। बोला एकदम अच्छे से क्लियर, शाबाश। अच्छा, कुछ पॉइंट नोट करने वाला है, वो क्या है, होपफुली आपने अभी तक क्या लिखा है, हेडिंग डाला होगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। उसमें ऑर्डर मैंने आपको समझा दिया, आपको एकदम क्लियर होगा क्या, कि M क्रॉस N है, इसका मतलब M रो होगा और N क्या होगा, कॉलम होगा। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, गुड। और किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, AISJ से। I क्या बताता है, नंबर ऑफ रो को, J क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम को। ओके गुड, नोट डाउन करो क्या, कि हमें नोटेशन फॉलो करेंगे, कोई मैट्रिक्स A को लिखेंगे स्मॉल a ISJ और बाहर क्या MN। बाहर MN क्या बताता है, इसका ऑर्डर बताता है, और अंदर ISJ क्या बताता है, स्पेसिफिक लोकेशन किसी एलिमेंट का। क्लियर है क्या, गुड। अब दूसरा ये बोला कि हम कंसीडर करेंगे एलिमेंट जो रियल नंबर हो, क्या रियल नंबर हो या वही फंक्शन हो जिसकी रियल वैल्यू हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में फिलहाल के लिए नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं, छोटू सा सिलेबस है आपका, आसान सा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है बच्चों वाले, आराम से बाद में आप कर लेना। अब अगला टॉपिक है, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टोटल 7 टाइप के मैट्रिक्स पढ़ेंगे, बच्चों वाली चीज है। तुरंत बच्चों वाला जब भी मैं बोलूंगा ऐसा मैं सोचना कि अरे सर हम भी तो बच्चे ही है, अभी बच्चों वाले नहीं करेंगे तो और कौन सा, बड़े वाले थोड़ी ना प्रॉब्लम करेंगे। तो मेरा बच्चों वाला प्रॉब्लम है कहने का मतलब ये होता है कि आसान है। ठीक है, आगे जब भी बोलूंगा मैं बच्चों वाली चीज है तो समझो कि आसान चीज है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं 7 टाइप ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ना। पहला कॉलम मैट्रिक्स, हेडिंग डालो पहला कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जो जिसमें केवल और केवल कॉलम क्या हो, केवल कॉलम। फॉर एग्जाम्पल उसको कैसे डिनोट करोगे आप, ए रो तो हो सकता है लेकिन कॉलम हमेशा 1 ही होगा, है ना। तो ऐसा 1 2 3 4 क्या हो गया, इसका ऑर्डर बताओ तुरंत। कहोगे सर पहले रो लिखते हैं, 1 2 3, 3 रो है और एक कॉलम है, तो 3 क्रॉस 1 का इसका क्या हो गया ऑर्डर। मैंने कहा 5 6 7 8, मैंने कहा बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा। बोलोगे सर 1 2 3 4, 4 रो है तो 4 इंटू कॉलम 1 है तो 1, 4 इंटू 1 हो गया। अब मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, इसको बताओ कि ये क्या होगा। कहोगे सर 3 2 5 4 6 7 है ना, यहाँ पे 3 रो है और 2 कॉलम है, क्योंकि 3 5 6 और 2 4 7, तो 2 कॉलम है इसलिए 3 क्रॉस 2 तो इसका ऑर्डर हो गया। लेकिन एक कॉलम मैट्रिक्स हुआ क्या, बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 हो गया, इसलिए एक कॉलम मैट्रिक्स नहीं रह गया। और दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल, मतलब पहला और दूसरा एग्जाम्पल जो दिया था वो बिल्कुल ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, उसका जेनरिक फॉर्म लिखना हो तो क्या लिखोगे, AM इंटू N। सेम मैनर में रो मैट्रिक्स जो होता है, रो मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हो, रो मैट्रिक्स को लिखोगे 1 इंटू N टाइप का, जिसमें केवल एक रो होता है, बाकी कितने भी कॉलम हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 3 2 5 7 9 11 है ना, कितने हो गए, 3 3 6 एलिमेंट हो गए। तो इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो 1 क्रॉस 6 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक रो में 6 कॉलम। बोलो एकदम क्लियर, गुड। तो रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल एक रो होता है। आगे स्क्वायर मैट्रिक्स, अब नाम से ही लग रहा है कि स्क्वायर का मतलब क्या होगा, M क्रॉस M टाइप का होगा, मतलब जितने नंबर ऑफ रो उतने नंबर ऑफ कॉलम। तो ये देखो 1 क्रॉस 1 का होता है, 2 क्रॉस 2 का होता है, 3 क्रॉस 3 का, 4 क्रॉस 4 का, जितने भी मन करे उतने लिख सकते हो। जस्ट ध्यान में रहे कि नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। देखो डायगोनल मैट्रिक्स एक इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स है, जिसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें स्क्वायर को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। फिर से समझाता हूँ,
अ डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान रहे एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें इन विच लिखा ही होगा, क्यों मैं लिखा, हाँ डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एक्सेप्ट डायगोनल बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, मतलब कि डायगोनल के नॉन जीरो होते हैं और बाकी सबके सब जीरो होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2x2 का एक मैट्रिक्स लिया, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्या हो गया -1, 2 डायगोनल हो गया। इस अच्छा बात आती है कि सर ये दूसरा ये भी तो डायगोनल है, लेकिन हम बात हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल का करेंगे। क्या? प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा क्या आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर लेफ्ट टू राइट जाएगा तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, या फिर ऐसे समझो कि इस वाले को हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सब जीरो होना चाहिए। ये होगा हमारा डिफिनेशन किसका, डायगोनल मैट्रिक्स का। बोला एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। पांचवा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर और ज्यादा आसान है, क्यों? क्योंकि अभी डायगोनल आपने पढ़ा ना, तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ध्यान रखिएगा। स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल आर इक्वल। इसे समझाता हूं। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और अगर डायगोनल मैंने बोल दिया तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलरेडी होगा। बोलो हाँ ना, वेरी गुड। जिसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब इसका ये हुआ, मतलब ए आई एस जे में i इक्वल टू जे होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, A11, A22, A33, ये सारा कुछ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। पहले तो देखो डायगोनल एलिमेंट के लिए i और j इक्वल होना चाहिए, प्लस जो A11, A22, A33 है इन सबकी वैल्यूज भी इक्वल होनी चाहिए। इसके लिए स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर हुआ, शाबाश। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो देखो कैसे चलते हुए आ रहे हैं हम। पहले स्क्वायर देखा, स्क्वायर में क्या देखा कि m क्रॉस n का होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। फिर हमने देखा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल में क्या देखा कि एक्सेप्ट डायगोनल, एक्सेप्ट है प्रिंसिपल डायगोनल, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, और जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। उसके बाद देखा हमने क्या, स्क्वायर हो गया, डायगोनल हो गया, देन देखा था स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, A11 इक्वल टू A22 इज इक्वल टू A33 एंड सो ऑन, और ये नॉन जीरो होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। स्केलर मैट्रिक्स क्लियर हो गया, गुड। अब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 1 हो। क्या? इक्वल टू 1। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। ये चारों के चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि स्क्वायर में m क्रॉस m टाइप का होना चाहिए। डायगोनल क्या होता है, एक टाइप ऑफ स्क्वायर होता है जिसमें सारे डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो होते हैं। अब स्केलर क्या होता है, एक टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल होते हैं। अब आइडेंटिटी क्या होता है, एक टाइप ऑफ स्केलर होता है जिसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 1 होते हैं। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। ये हो गया हमारे 6 के 6। सातवां क्या है, जीरो मैट्रिक्स। बताइए सारे एलिमेंट जीरो हो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। देखो ये हो गया 1 क्रॉस 1 का, है ना। इसी तरीके से 0 0 एक इसका ऑर्डर क्या हो गया, कहोगे सर एक रो 2 कॉलम तो 1 क्रॉस 2 का। बोलो हाँ ना, तो ये हो गया जीरो मैट्रिक्स। एकदम क्लियर हुआ, गुड। अभी तक हमने क्या किया, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक हमने किया व्हाट इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। फिर देखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फिर तीसरा देखा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में टोटल हमने 7 मैट्रिक्स देखे। कितने? 7 मैट्रिक्स देखा। कौन कौन सा, याद कीजिए। पहला देखा हमने कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें केवल एक ही कॉलम होता है, 1 कॉलम, है ना, और बाकी कितने भी रो हो सकते हैं। दूसरा रो मैट्रिक्स, देन स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर, फिर आइडेंटिटी, फिर लास्ट में जीरो मैट्रिक्स। ये सारे के सारे टोटल 7 मैट्रिक्स हमने देखा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होता है जिसमें आपको पता है कि m इज नॉट इक्वल टू n, मतलब जो क्या ना हो, ऑब्वियस स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, सारे के सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाते हैं। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर हुआ क्या? लेकिन यहाँ पे नहीं मिला क्या आपको? कहीं तो होगा, नहीं है, कोई बात नहीं। अब मैंने आपको समझा दिया, होपफुली आपको क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। एक काम करता हूँ, ये सारा कुछ ना मैं व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ, ठीक है, वहां पे भी कर देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे बोलोगे सर खिचड़ी पक जाती है। बोलो हाँ ना। चलो ये ओपन हो गया हमारा क्या, व्हाइट बोर्ड। किधर गया, हाँ इधर है। ओके, व्हाइट बोर्ड देखो, ये दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 टॉपिक किया है। क्या मैट्रिक्स होता क्या है, दूसरा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स,
ऑफ मैट्रिक्स, और तीसरा हमने क्या किया, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें हमने टोटल 7 किया, नाम आपको पता ही है, दोबारा नहीं रिपीट करूंगा क्योंकि तीसरी बार हो जाएगा, है ना। अब अगला टॉपिक हम करें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। चौथा क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अभी क्या होता है ध्यान समझो, कोई दो मैट्रिक्स है आई एच जे और मान लो बी है आई जे के एल, ऐसे कर लेते हैं। मैंने कहा ये दोनों इक्वल है, इक्वल तभी होना चाहिए, पहली बात तो इनका ऑर्डर सेम हो, क्या, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी होना चाहिए, और करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए आई एथ जे जो है वो इक्वल होना चाहिए बी आई एथ जे के। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, यहाँ पे आई एथ जे ही कर लेते, के एल को हटाओ। कहने का मतलब ये है कि जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का, वो मैट्रिक्स बी के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। अब दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, डोंट वरी, सारा कुछ एकदम क्लियर होगा, है ना, बस सुनते जाओ अच्छे से। मैंने कहा 1 3 4 2 ए इक्वल है मान लो x 3 और y 2 के, तो बताओ x और y क्या होगा। तो कहोगे कि सर देखो पहले तो इन दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 इक्वल है, बिल्कुल, तो इनको हम इक्वल दिखा सकते हैं। अब इक्वल होने के लिए इनका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तो x का करेस्पॉन्डिंग क्या होगा 1। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई 1 जो है वो a11 है। इसी तरीके से राइट साइड जो मैट्रिक्स है उसमें a11 क्या है, बोलोगे x है, तो इसलिए 1 इक्वल टू x हो जाएगा। सेम मैनर में y का कॉपी करेस्पॉन्डिंग क्या होगा 4, y इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, बाकी देखो करेस्पॉन्डिंग इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है। बोलो एकदम क्लियर क्या, वेरी गुड। तो यही है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, एकदम आसान। ओके, दोनों कंडीशन बता दिया, क्या कि सेम ऑर्डर का होना चाहिए और ईच एलिमेंट, ईच करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ध्यान है इस वर्ड को ध्यान रखना, करिस्पॉन्डिंग का मतलब ये हुआ A22 देख रहे हैं पहले में तो A22 दूसरे में भी देखना पड़ेगा, A35 पहले में देख रहे हैं तो दूसरे मैट्रिक्स में भी A35 एलिमेंट ही देखना पड़ेगा। देखो ये बच्चों वाले एग्जाम्पल कैसे दे रहा, क्या ये 3 क्रॉस 3 का है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है, बोल रहा है दोनों इक्वल है, तो एक्स वाई जेड ए बी सी ये सब बताओ। तो हमें मालूम है, क्या मालूम है कि अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तभी इक्वल हो सकता है। यहाँ पे तो ऑर्डर सेम है, बहुत अच्छी बात है। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को दिखा दो इक्वल, जैसे x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो वहां से x की वैल्यू -3 आ गई। सेम मैनर में z प्लस 4 क्या हो जाएगा 6, तो वहां से z की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल दिखा के इसने सॉल्व कर लिया। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, गुड। तो अभी आ जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, है ना। अभी तक हमने टोटल 4 टॉपिक देखे हैं, क्या क्या फिर से रिकॉल करते हैं। क्या, पहला मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। दूसरा फिर देखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तीसरा देखा हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमने टोटल 7 टाइप के देखे थे, रेक्टेंगुलर भी बताया तो टोटल 8 मान लो आप। चौथा हमने देखा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में 2 कंडीशन देखा, पहला क्या, ऑर्डर सेम होने चाहिए, ऑर्डर क्या सेम होने चाहिए, और दूसरा क्या देखा, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट। याद कीजिए करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे फोकस किया था मैंने, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट मैट्रिक्स का 3/5 एलिमेंट देख रहे हैं तो सेकंड मैट्रिक्स का भी 3/5 एलिमेंट ही देखना पड़ेगा, ये होता है करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर, वेरी गुड। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पे, देखो बच्चों वाले क्वेश्चन कितना आसानी से हो जाएगा। पहला बोल रहा कि कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ वेरी गुड। बोल रहा कि इसका बताओ कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 1 2 3 है ना, और 1 2 3 4, तो 3 इंटू 3 क्रॉस 4, ऐसा क्यों, 3 रो है 4 कॉलम है, बोलो हाँ ना। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 4, मिटाया इसलिए सच डेट दूसरे क्वेश्चन को कर पाए। क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 3 इंटू 4 करो, कितने आ जाएंगे एलिमेंट 12। तो m इंटू एन करने पे जो वैल्यू आती है वही नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाते हैं। ऐसा क्यों, काउंट भी कर सकते हो, 3 रो में 4 कॉलम है तो कितने हो गए 12 एलिमेंट हो गए। तीसरा राइट द एलिमेंट ऐसा ऐसा ऐसा, तो कोई एक रेंडम बता देता हूं मैं, जैसे अगर हमें A23 निकालना है, क्या निकालना है A23, तो 2 का मतलब सेकंड रो, 3 का मतलब थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो में थर्ड कॉलम में आ जाओ, तो कहाँ पे मतलब कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया 5/2 पे, तो A23 क्या हो जाएगा 5/2। क्लियर है क्या, वेरी गुड। अब मान लो कोई दूसरा निकालना है हमें, मान लो ए क्या बोल रहा है 2 1 निकालना है, नहीं चलो 3 3 ले लेते हैं। 3 3 का मतलब क्या हुआ, थर्ड कॉलम में पहले जाओ, ठीक है, थर्ड कॉलम में चले गए। अब उसके बाद थर्ड रो में आ जाओ, थर्ड रो में आ गए, दोनों ने इंटरसेक्ट किया कहाँ -5 पे, तो A33 क्या हो जाएगा -5। बोलो एकदम आसान, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बोला आगे एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है, ओके, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। ठीक है, पहले तो 24 का देखते हैं। देखो किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। देखो एक तो हो सकता है 1 इंटू 24, मतलब एक रो हो और 24 कॉलम, या जस्ट उल्टा हो सकता है 24 इंटू 1 कि 24 रो हो 1 कॉलम है, बोलो हाँ ना। अब इसको एक को बढ़ाते जाओ दूसरे को घटाते जाओ, 2 इंटू 12 हो सकता है, 12 इंटू 2 हो सकता है।
सेम मैनर में 3 इंटू कितना 8 हो सकता है, और ये 8 इंटू 3 भी हो सकता है। मैंने कहा ना, एक को बढ़ाते जाओ दूसरे को घटाते जाओ। 6 इंटू 4 हो सकता है, या 4 इंटू 6 हो सकता है। आपको ये बचा 4 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, लेकिन वो तो हमने ऑलरेडी लिख लिया। बस इतने हो सकते हैं। कितने, 1 2 3 4 दूनी 8, टोटल 8 मैट्रिक्स पॉसिबल है। उनका ऑर्डर क्या होगा ये मैंने लिख दिया। अब बोला मान लो कि अगर टेटल माफ कीजिएगा, टोटल 13 एलिमेंट है, तो उसमें कितने हो सकते हैं, कितने टाइप के मैट्रिक्स बन सकते हैं। देखो, दो ही टाइप का मैट्रिक्स बन सकता है, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। ऐसा क्यों? क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है जिसका फैक्टर नहीं हो पाएगा, और फैक्टर नहीं हो पाएगा इसलिए टाइप कितने मैट्रिक्स बन पाएंगे, केवल दो टाइप के, 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1। एकदम क्लियर है क्या? गुड। तीसरी बात है, तो एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? बताओ, एकदम आसानी से बता दोगे क्या? 18 को भी फिर से वही करोगे क्या, 1 से शुरू करो, 1 इंटू 18, 18 इंटू 1। ठीक, फिर इसको बढ़ाते जाओ दूसरे को घटाते जाओ, 2 इंटू 9, और ये हो जाएगा 9 इंटू 2। फिर 3 इंटू 6, इधर हो जाएगा 6 इंटू 3। फिर उसके बाद 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। बस इतने ही हो सकते हैं, टोटल 6 टाइप के हो सकते हैं। बोलो एकदम क्लियर? गुड। तो बोला व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट? फिर से भाई 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, केवल दो। ओके, चौथा आप क्या बोल रहा है ध्यान से समझिएगा। केवल एक मैं बताऊंगा जो एकदम डिफिकल्ट वाला है। क्यों? क्योंकि ये देखो सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना, बच्चों वाली चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपके शकल को मैं देख पा नहीं रहा हूँ कि कितना आसान लग रहा है या फिर थोड़ा सा मुश्किल आप फेस कर रहे हो, इसलिए मैं एकदम डिटेल में थोड़ा थोड़ा भी चीज अच्छे से समझा रहा हूँ, सच दैट किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आपको हो ही ना। ओके, चलो। तो चौथा क्वेश्चन देखो, इसमें हमें डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन नंबर चौथे का थर्ड पार्ट है ना, तो थर्ड पार्ट ही मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अब ध्यान से देखो। बोला क्वेश्चन पहले क्या बोला, बोला एक 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो। कर दिया। अभी क्या होता है, A11 A12 A21 A22, यही होता है क्या? अरे भाई बोलो हाँ या ना। कैसे पता चला? कि देखो फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट आएगा, क्यों? क्योंकि 2x2 का बनाना है, तो टोटल 4 एलिमेंट, 2 रो 2 कॉलम। अब बोल रहा है कि इसकी वैल्यूज क्या होगी अगर हमने डिफाइन किया है ये ISJ को क्या इस तरीके से। तो इसमें वैल्यू उठा के रखते जाओ। क्या? A11 निकालो, तो A11 के लिए क्या करोगे, यहाँ पे I और J 1 1 रख दो। ये बन जाएगा 1 + 2 इंटू 1 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो देखो ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9/2। तो A11 हो जाएगा 9/2। सेम मैनर में A12 रखो, तो 1 + 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 5 का स्क्वायर 25/2। अब 2 1 देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 8। 2 2 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 + 2 6 का स्क्वायर 36/2 18। एकदम क्लियर हुआ? गुड। तो ये थर्ड वाले का आंसर आ गया, ये मैट्रिक्स बन जाएगा हमारा। सेम मैनर में ये दूसरा और पहला कर सकते हो क्या? बहुत आसान हो गया, बोलो अभी आया ना? गुड। अब पांचवा मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि पांचवा थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए पांचवे का एक पार्ट मुश्किल वाला मैं कर देता हूँ, आसान वाला आप कर लेना। बोलो एकदम क्लियर? अरे भाई मंजूर है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाइट बोर्ड पे कर दूं क्या? चलो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे कर देता हूँ। ठीक है, ओके। ये देखो, पांचवें का फर्स्ट वाला पार्ट अपन कर रहे हैं। किधर गया क्वेश्चन, किधर गया? हाँ इधर है। ये ISJ है 1/2 - 3i। ये ISJ है 1/2 - 3i + j। एक बार चेक कर लेते हैं, और ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? हाँ ठीक है, ऑर्डर है 3x4। तो ये है 3x4 का। तो एक काम करो, 3x4 का मैट्रिक्स एक लिख लो। 3x4 का मतलब क्या हुआ, 3 रो और 4 कॉलम। ये बन जाएगा A11 A12 A13 और A14। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? कैसे लिखा आपको एकदम आसानी से क्लियर हुआ कि 3 रो थे, तो 3 रो लिख लो, A11 A21 और A31, और 3 कॉलम, सॉरी 4 कॉलम, तो इसलिए 1 2 3 4 तक जाएगा। तो आगे बस लिखते जाओ, A22 A23 और A24। सेम मैनर में यहाँ पे बन जाएगा A32 A33 और A34। बोलो अच्छे से क्लियर? वेरी गुड। अब इसमें वैल्यू उठा के रखते जाओ, और सिंप्लीफाई करके जो आए इसमें उठा के रखते जाओ। थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, होपफुली आपको दिख रहा अच्छे से, है ना? इधर भाग रहा, हाँ इधर आ गया सामने, सबस। अब A11 I और J की वैल्यू 1 1 रखो, तो इसको 1 1 अगर रखोगे, दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ सच दैट आपको अच्छे से क्लियर हो। तो 1 1 अगर रखा जाए तो ये बन जाएगा 1/2 - 3 + 1, जो कि आ जाएगा -2, लेकिन मॉड लगा है तो प्लस कर देगा, तो +2/2 आ जाएगा 1। तो ये 1 1 हुआ 1। सेम मैनर में 1 2 रखो, तो -3 + 2 -1, और 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2।
और ए 1 3 रखा, तो 1 और 3 0 हो जाएगा, तो 0/2 0 हो गया। अब ए 1 4 रखा, तो 4 में से 3 गया, 1/2 हो गया। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। अब दूसरा रो देखो, 2 1, तो ये 2 1 निकालेंगे तो आई की जगह 2 रखो, तो 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, -5 का मॉड +5, 5/2। ये एकदम बेसिक कैलकुलेशन है, इतना तो आप कर ही लोगे। बोलो हाँ है ना? ठीक है, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ पहला क्वेश्चन, सच दैट कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। क्यों? क्योंकि पहले एक्सरसाइज है और स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया आसान चैप्टर है, तो आसान ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरे थोड़े से ये एजम्पशन पे कि आप कर लोगे, आपको मुश्किल लगने लगे। ओके, इसलिए मैं सारा कुछ करके दिखा रहा हूँ। अब 2 2 क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 में से 2 गया, 4 का आधा 2। फिर 2 3, 3 दूनी 6 में से 3 गया, 3/2। फिर 2 4, तो 3 दूनी 6 में से 4 गया, 2/2 1। ओके, अब 3 1 देखा जाए तो 9 में से 1 गया, 8 का आधा 4। फिर 3 2, 3 3 9 और 2 7/2। फिर 3 3 की बात करें तो 3 3 जा 9 + 3 -9 + 3 6/2 आ गया हमारा 3। और उसके बाद क्या किया जाए? 3 4, तो 3 3 9 4 5/2। अब एक बात बताओ मेरे को, इसमें से मैं अगर आपको बोलूं कि कोई एक एलिमेंट मैंने गलत लिखा है, तो आप बता सकते हो क्या कि कौन सा एलिमेंट गलत लिखा है? हाँ, जरा बताना आप। हाँ, इसमें हो सकता है कि उल्टा हो जाए। क्या मैं बोल रहा हूँ कि एक एलिमेंट गलत लिखा है, हो सकता है कोई एलिमेंट गलत ही ना हो। ये भी पॉसिबिलिटी है ना, कि क्या कोई एलिमेंट गलत है क्या? और अगर हाँ तो बताओ कौन सा, अगर नहीं तो वो भी बताओ। एकदम क्लियर? गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया। पहला डिफिकल्ट था, आसान बता दिया, आसान दूसरा है, कर लोगे आराम से। कैसे करना है बता ही दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, और ज्यादा आसान। क्या बोला कि एक्स वाई जेड बताओ अगर ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। सिंपली तुरंत बताओ एक्स की वैल्यू 1, क्यों? क्योंकि एक्स का करस्पॉन्डिंग 1 है, और वाई का करस्पॉन्डिंग 3 है, और जेड का क्या है करस्पॉन्डिंग, सॉरी माफ कीजिएगा, वाई का करस्पॉन्डिंग 4 है और जेड का करस्पॉन्डिंग 3 है। तो एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 4 और जेड इक्वल टू 3। बोलो बच्चों वाला चीज। वेरी गुड। सेम मैनर में इसको निकाल लोगे क्या? ओके, यहाँ पे देखो 5 + जेड इक्वल टू 5, तो जेड की वैल्यू हो गई 0। अब x + वाई है कितना? 6, और x × वाई है 8। तो बताओ कि दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पे, सॉरी प्लस करने पे 6 आ रहा, मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा। कौन कौन सा नंबर है? वेरी गुड। तो या तो x की वैल्यू 2 होगी, या तो x की वैल्यू 4 होगी, और x की वैल्यू y की वैल्यू 2 होगी या तो 4 होगी। बोलो एकदम क्लियर? गुड। ये हो गया दूसरा। इसी तरीके से तीसरा आप निकाल सकते हो। कैसे? 3 इक्वेशन बनेगा। ये देखो, x + जेड कितना है? 5। तो x + जेड 5 में क्या जोड़ो कि 9 हो जाए, तो कहोगे 4, तो y की वैल्यू आ गई 4। y + जेड कितना है? 7। y + जेड में क्या प्लस करो, 7 में क्या प्लस करो कि 9 हो जाए, तो कहोगे सर 2 प्लस कर दो, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 है ना। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? किसी में रख दो, तीसरे वाले में रख दो, y + जेड इक्वल टू 7, तो z की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3। बच्चों वाली चीजें आई नो आप कर लोगे, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे भी वही बात, a - b दिखाओ -1, 2a - b दिखाओ 0। 2 इक्वेशन 2 अननोन आराम से निकाल सकते हो। यहाँ से a और b निकल जाएगा, फिर इसको दिखा दो, a पता है तो c निकल जाएगा, फिर इसको दिखा दो, c पता है तो d निकल जाएगा। बोलो आसान? वेरी गुड। 8 9 10 3 क्वेश्चन और देखो ध्यान से। बोला एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब m = n हो। सिंपल। 9th, ये बोला अगर ये दोनों इक्वल है तो बताओ क्या होगा। अब इसको मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें एक पॉइंट है। वो क्या पॉइंट है समझो ध्यान से। देखो यहाँ पे y + 1 इक्वल टू 8 हो गया, तो y + 1 अगर 8 है तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। बोलो एकदम हाँ। गुड। अब यहाँ पे देखो y - 2 है 5, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y - 2 इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ गई 7। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि y की वैल्यू दोनों जगह 7 आ रही। लेकिन इसको देखो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 3x + 7 कहोगे 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। लेकिन यहाँ पे देखो 2 - 3x इक्वल टू 4, तो यहाँ से आ जाएगा -2 इक्वल टू 3x, और x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। अब या तो वैल्यू -7/3 होगी या -2/3 होगी, दोनों तो नहीं हो सकती ना, इसलिए क्या हुआ? गलत हो जाएगा। अगर ये गलत है इसका मतलब क्या हुआ? नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है क्या? क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से तो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, सॉरी ये भी सही होगा, तीसरा सही होगा, और x की वैल्यू ये भी आ रही, तो ये भी सही होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं ऐसा, तो इसलिए नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ 3 × 3 विद ईच एलिमेंट 0 या 1। अब देखो
क्लास 11th याद करो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैंने सिखाया था आपको, अगर मेरे से नहीं कहीं और से सीखा होगा कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखो यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट होते हैं 3x3 में, बोलो हाँ ना। तो वहां पे आपने सीखा होगा कि अगर हमें पहले पोजीशन पे 0 और 1 फिल करना है, मतलब कितना तरीका है, 2 तरीका। पहले वाले पोजीशन को फिल करने का, दूसरे वाले पोजीशन को फिल करने का कितना तरीका, 2। ऐसे ही टोटल कितने पोजीशन है, 9। तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार, 9 टाइम्स। तो 2 के पावर 9 कितना होता है, 532 होता है क्या। अरे कर लो भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, बिल्कुल सही जवाब 512 इज दी करेक्ट आंसर। बोले एकदम आसान। अरे भाई हाँ ना, गुड। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज 1 बहुत ही बेहतरीन ढंग से, राइट। चलो दूसरे एक्सरसाइज पे चलते हैं। दूसरा एक्सरसाइज और ज्यादा आसान है। क्या बोल रहा है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। क्या कौन सा ऑपरेशन करना है, हेडिंग डाल लो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। उसमें पहला हेडिंग डालो ABCD लिख के एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तभी कर सकते हैं जब सेम ऑर्डर हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, ये तभी पॉसिबल है जब सेम ऑर्डर का हो। किसका, सेम ऑर्डर का। मल्टीप्लीकेशन मैंने नहीं बोला, क्यों, क्योंकि उसके लिए एक अलग तरीका है, वो मैं समझाता हूँ अभी, डोंट वरी। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, उसके लिए जरूरी क्या है कि दोनों का सेम ऑर्डर हो। अब मल्टीप्लीकेशन बाई या मैट्रिक्स बाई या स्केलर, पहले समझो। देखो एक मैट्रिक्स है 2 3 5 7, इसको किसी स्केलर 2 से अगर मल्टीप्लाई करना हो ना, तो इस स्केलर का अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 5 2 10, 7 2 जा 14। बोलो हाँ ना। ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई या स्केलर। स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे किसी मैट्रिक्स को सारे के सारे एलिमेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बोलो हाँ ना, वेरी गुड। अच्छा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आपको पता है, -a से रिप्रेजेंट करते हैं। -a का मतलब क्या हुआ, -1 इंटू ए। मतलब ये हुआ कि किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव अगर हमें चाहिए तो उसके सारे एलिमेंट को नेगेटिव कर दो। फॉर एग्जाम्पल ये अगर है 1 2 बस, तो -a क्या हो जाएगा, कहोगे सर -1 -2 हो जाएगा। बोलो एकदम आसान, गुड। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स मैंने बता दिया, सेम ऑर्डर होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग से माइनस कर दो। और एडिशन में भी यही किया था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से प्लस किया था। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इतना है और इतना है, बोल रहा है 2a माइनस बी। तो पहले 2a निकालोगे कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऐसा बन जाएगा। अब माइनस करना है इसको, b को, तो माइनस कर दो। ठीक है, माइनस करने का मतलब क्या हुआ, पहले माइनस b निकाल लो और फिर प्लस कर दो। मतलब सिंपल वाली चीज है, एकदम आसान। अब ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, क्यों, क्योंकि कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अब अगर आपको ये प्रॉपर्टी ही नहीं पता तो नहीं बता पाओगे। बोलो हाँ ना। तो देखो जो एडिटिव ऑफ मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव लॉ को। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कहता है a प्लस बी करो या b प्लस a करो, दोनों केस में रिजल्ट जो है हमेशा सेम आएगा। एसोसिएटिव लॉ ये बोलता है कि अगर 3 मैट्रिक्स है, तीनों का ऑर्डर सेम है, तो a प्लस बी पहले करके फिर c करो, या फिर b प्लस c करके फिर a करो, दोनों केस में क्या आएगा, कंक्लूजन सेम आएगा। इसलिए एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यही मैं बता रहा था। एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ध्यान से समझ लो। देखो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कोई मैट्रिक्स लो, उसमें कुछ जोड़ो और वो उतना ही रह जाए, मतलब वही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यहाँ पे जीरो क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, जो कि एक जीरो मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। डिपेंड करता है कि ए का ऑर्डर क्या है, उसके हिसाब से जीरो मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा। बोलो हाँ ना। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है समझो। मैंने कहा एक मैट्रिक्स ए है, तो उसमें क्या जोड़ा जाए कि जीरो आ जाए, क्या कि जीरो आ जाए, तो उसको हम उसका एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स वो होगा -a। बोलो एकदम क्लियर, गुड। अब मैंने कहा एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3, अब बताओ कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो कहोगे सर इसका होगा -1 -2 -3। मैंने पूछा कि इसका एडिटिव आइडेंटिटी बताओ, कहोगे सर 0 0 0। बोलो एकदम आसान, गुड। तो ये हो गया हमारा गुड पॉइंट। होपफुली पहला दूसरा तीसरा चौथा आपको क्लियर है, बच्चों वाली चीज है, क्लियर ही होना चाहिए। अब प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स है ना, वही चीज है सिंपल। क्या कि अगर दो को प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करो, या फिर दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सेम आएगा। बच्चों वाली चीज है ना, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, क्यों, क्योंकि आसान है। ठीक, चलो ठीक है। अब क्या है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है, वो बाद में आप कर ही लोगे, क्यों, क्योंकि आसान होते हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं वो बताऊंगा जो एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अब आ गया इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी मेजर चंक है, क्यों, क्योंकि मजेदार है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से बताऊंगा। ओके चलो, नॉन कम्यूटेटिव ऑफ, अच्छा उसके बाद अपन यहाँ पे आएंगे, है ना, यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। आ जाओ व्हाइट बोर्ड पे, मल्टीप्लीकेशन समझाता हूँ आपको। देखो हेडिंग डाल दो, क्या, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके,
गुड। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसके लिए पहले तो कंडीशन देखो। कंडीशन क्या? कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। कंडीशन होती है एक मल्टीप्लिकेशन के लिए। मान लो एक सेट ए है, इसका है ऑर्डर m क्रॉस n। कोई सेट बी है, इसका ऑर्डर अगर n क्रॉस p है, समझो इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज के, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर नहीं इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं पॉसिबल है। अब ध्यान से समझो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए m क्रॉस n। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, n क्रॉस p के साथ, तो ये दोनों पहली बात तो इक्वल होना चाहिए, और अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई करके जो एक नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो दोनों चीज बचा क्या? m क्रॉस p। ओके गुड। अभी एक सिंपल से एग्जांपल समझाता हूँ और भी आसान हो जाएगा, डोंट वरी। जैसे मैंने कहा एक मैट्रिक्स है 2 into 1 का, और दूसरा मैट्रिक्स है 1 into 2 का। पहले तो देखो इसका कॉलम और इसका रो सेम है क्या? वेरी गुड। तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करके मान लो एक मैट्रिक्स सी आता है। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? जो यहाँ पे बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो 2 क्रॉस 2 का ही बन जाएगा। ओके, दूसरा एग्जाम्पल, मैंने कहा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 into 5 का, और दूसरा मैट्रिक्स है 5 into 3 का। मैंने कहा बताओ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? बोलोगे हाँ सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। तो बन जाएगा ए बी, और इसका नया ऑर्डर क्या होगा? कहोगे सर 3 और 3 बचा तो 3 क्रॉस 3। वेरी गुड। मैंने कहा क्या बी और ए पॉसिबल है क्या? बी इंटू ए करना, तो कहोगे सर बी को पहले लिख लो 5 into 3, और ए को बाद में लिखो 3 into 5। अब देखो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो इक्वल है तो बिल्कुल पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा नया ऑर्डर? बोलोगे सर 5 into 5 आएगा। बोलो एकदम क्लियर? गुड। अब दूसरा ले लेते हैं। मान लो 2 3 ले लिया, एक मैट्रिक्स लिया 2 3, और दूसरा मैट्रिक्स लिया 3 5। मैंने कहा अब बताओ कि ए भी पॉसिबल है क्या? कहोगे सर ए बी के लिए कॉलम और रो सेम है तो इसलिए हाँ पॉसिबल है। और नया जो ऑर्डर बनेगा वो कितने का बनेगा? 2 क्रॉस 5 का। कितने का? 2 क्रॉस 5 का। ठीक। अब मैंने पूछा कि क्या बी ए पॉसिबल है क्या? कहोगे सर बी में देखो इसका नंबर ऑफ कॉलम 5 है और इसका नंबर ऑफ रो 2 है, जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए नॉट पॉसिबल। क्या लिखोगे? नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस। एकदम अच्छे से क्लियर? वेरी गुड। ये रहा कॉन्सेप्ट इसका, मल्टीप्लीकेशन का, कंडीशन का। अभी तक हमने कंडीशन देखा है, आप करते कैसे हैं वो देखो। उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये है हमारे पास 2 3, ये क्या है? 2 into 1 का है। अब दूसरा मान लो मैट्रिक्स ले लिया हमने 2 5, ये कितने का है? ये है 2 into 1 का। माफ कीजिएगा, ये है कितने का? 1 into 2 का, और ये है 2 into 1 का। अब मैंने कहा कि ए इंटू बी बताओ पॉसिबल है क्या? बोलोगे सर देखो यहाँ पे इसका नंबर ऑफ कॉलम 2, इसका नंबर ऑफ कॉलम रो 2, तो पॉसिबल है। और जो नया मैट्रिक्स सी बनेगा वो कितने ऑर्डर का बनेगा? कहोगे सर यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, तो 1 क्रॉस 1 का बचेगा। वेरी गुड। मतलब एक ही एलिमेंट आएगा, राइट। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ध्यान समझिएगा। 1 क्रॉस 1 बचेगा, है ना। इसका मतलब फर्स्ट रो लो और फर्स्ट कॉलम लो, मल्टीप्लाई कर। फर्स्ट रो क्या है? 2 3, मल्टीप्लाई कर तो फर्स्ट कॉलम के साथ क्या है? 2 5। तो करिस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई किया करो, 2 into 2 प्लस 3 into 5। सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा कितना? 4 15 19, कितना? 19। तो ये आ गया आंसर 90। ठीक है। अब दूसरा मैंने कहा क्या बी ए पॉसिबल है क्या? कहोगे सर बी देखो है कितने का? थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। हाँ, बी है 2 क्रॉस 1 का, और ये है 1 क्रॉस 2 का, तो इसका कॉलम 1 और इसका रो 1, तो बिल्कुल पॉसिबल है। और नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितने ऑर्डर का बनेगा? 2 क्रॉस 2 का। वेरी गुड। 2 क्रॉस 2 में तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए? बोलोगे 4, ए 1 1, ए 1 2, ए 2 1 और ए 2। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बहुत अच्छे से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे समझ आएगा आपको मल्टीप्लाई करने का असली मतलब। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा कि 4 एलिमेंट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 क्रॉस 2 का बनेगा। बोलो हाँ ना। अभी चारों एलिमेंट कहाँ से आएंगे? ये जो हमने लिखा है नोटेशन ना, उसी से आएंगे। 1 1 का मतलब क्या हुआ? पहले मैट्रिक्स को उठाओ, किसको? बी को, और उसके फर्स्ट रो को लो। फर्स्ट रो को लिया, कलर चेंज कर देता हूँ सजेड, आपको समझ आए। ये देखो बी, पहले बी है ना, तो इसलिए पहले बी एलिमेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। 1 मिनट रुकिए, अच्छे से समझना है। 2 3 और 2 5। ठीक है। ये देखो, ये बी है हमारा 2 5, और ए है 2 3। ठीक है। अब ध्यान से समझो, मैंने कहा हमने बी इंटू ए किया, तो पहले बी का रो, क्या रो, और ए का कॉलम। तो बी का फर्स्ट रो और ए का फर्स्ट कॉलम। बी का फर्स्ट रो क्या है? 2, और ए का फर्स्ट कॉलम क्या है? 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 into 2। ठीक है। ये 1 1 आ जाएगा। इसी तरीके से ए 1 2 अगर निकालना चाहते हो, ये 1 2 क्या बता रहा कि पहले मैट्रिक्स मतलब बी का रो होना चाहिए फर्स्ट रो, और ए का क्या होना चाहिए? सेकेंड कॉलम होना चाहिए।
तो फर्स्ट रो क्या है, 2 है, और सेकंड कॉलम क्या है, 3 है, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा A12। सेम मैनर में A21 कैसे निकालोगे, कहोगे सर पहला मैट्रिक्स क्या है B, तो इसका सेकंड रो लो और A का फर्स्ट कॉलम लो। तो देखो B का सेकंड रो लिया 5 आ गया, फर्स्ट कॉलम A का लिया 2 आ गया, तो 5 इंटू 2 ये हो जाएगा A21, और A22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो कितना है 5 और सेकंड कॉलम कितना है 3, तो 5 इंटू 3 सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दो, हो गया आंसर। मल्टीप्लाई 4 3 दूनी 6 5 दूनी 10 5 3 15, दिस इज योर फाइनल आंसर। डोंट आई नो कि अभी एक क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, दूसरा भी बताना पड़ेगा। अभी बताता हूँ। देखो दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2। मैंने कहा एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 2 3, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है मान लो -1 5 2 4, ठीक। मैंने कहा आप बताओ मेरे को ए बी बताओ और बी ए बी बताओ। कहोगे सर बहुत आसान है। मैं पूछा कैसे, कहोगे सर देखो ए बी, पहले देख लो इन दोनों का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2, तो मल्टीप्लाई करने पे जो फाइनल आंसर आएगा, पहले देखो मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं। दूसरा कलर ले लेता हूँ सच दैट आपको दिखे। ये देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है, इसका मतलब पॉसिबल है। पॉसिबल है तो ऑर्डर क्या आएगा, जो बचा क्या बचा 2 और 2, तो मतलब 2 क्रॉस 2 का नया मैट्रिक्स बनेगा। उसका नाम क्या रखेंगे 1 1 1 2 और 2 1 और 2 2, बोलो हाँ ना। ऐसे ही जेनरिक वो लिखते हैं क्या एलिमेंट, वेरी गुड। अब A11 निकालना है। A11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लो। तो 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम। तो पहले वाले का रो लो 1 0 और दूसरे वाले का पहला कॉलम लो -1 2, तो मल्टीप्लाई करो 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 2, बोलो हाँ ना। तो ये हमारा क्या आएगा, A11 आएगा। एकदम क्लियर, गुड। अब सेम मैनर में A12 का मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स A है उसका रो लो, कौन सा, फर्स्ट रो 1 0, और 1 2 का मतलब कि सेकेंड जो मैट्रिक्स बी है उसका कॉलम लो, कौन सा कॉलम, दूसरा। तो 1 0 को मल्टीप्लाई करना है 5 4 के साथ, तो 1 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 4, ओके। इसी मैनर में 2 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो, और 1 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो 2 3 -1 2, तो 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 2, बोलो हाँ ना। 2 2 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो है क्या 2 3 और सेकेंड कॉलम है 5 इंटू 4, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4, बस सिंप्लीफाई कर दो, दिस इज योर आंसर। चलो सिंप्लीफाई कर ही देता हूं मैं। ये हो जाएगा -1 0 -1 5 0 5 और -2 6 4 और 10 12 22, है ना। ये हो गया आपका A इंटू बी, बोलो एकदम क्लियर, गुड। अब मैंने कहा मेरे को B इंटू ए चाहिए, क्या चाहिए, B इंटू ए, तो B इंटू ए कैसे निकालो, सेम चीज करोगे, लेकिन अब बस यहाँ पे ध्यान रहे कि ये B पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा। कैसे करोगे, ध्यान से समझो। पहले B और A पॉसिबल है क्या, बोलोगे 2 इंटू 2 2 इंटू 2, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इसका रो इसके कॉलम, सॉरी इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, तो पॉसिबल है। और आएगा क्या, 2 क्रॉस 2 आएगा। नाम क्या रखोगे, 1 1 1 2 2 1 2 2, बोलो हाँ है ना, वेरी गुड। ठीक है, अब कैसे निकालोगे, ये 1 1 का मतलब क्या हुआ कि पहले वाले मैट्रिक्स का रो लोगे और दूसरे वाले का कॉलम। तो B का रो लो -1 5 और A का पहला कॉलम लो 1 2, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो -1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2। सेम मैनर में कि क्या मैंने बताया कि ये 1 2 निकालने के लिए पहले वाले मैट्रिक्स मतलब B का पहला रो लो और दूसरा कॉलम लो किसका, A का। तो पहला रो क्या है, -1 को मल्टीप्लाई करो दूसरे कॉलम के साथ, तो -1 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3, वेरी गुड। इसी तरीके से 2 1 क्या हो जाएगा, सेकेंड रो लिया 2 और 4 और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अरे भाई बोलो हाँ है ना, वेरी गुड। सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 0 3 इंटू 4, साबस। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, दिस इज योर फाइनल आंसर। किधर गया, हाँ इधर है। तो हो जाएगा 5 दूनी 10 में से 11 9 5 15 और 2 8 10 और ये हो जाएगा 12, दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो एकदम आसान। अरे भाई हाँ है ना, गुड। तो ये आ गया आपका A इंटू बी और B इंटू ए। ठीक, कैसे करते हैं, होपफुली आपको भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर। ओके, अब एक चीज और 3 क्रॉस 3 का देख लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक और कर लेते हैं और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, है ना। हर टाइप का आप कर सकते हो। फिर 2 1 0 3 1 2 0 0 1, ओके। मैंने कहा हमें चाहिए A इंटू बी, तो कहोगे सर देखो ये भी है 3 क्रॉस 3 और ये भी है 3 क्रॉस 3, तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि कॉलम जो है रो के इक्वल है। वाह, मैंने कहा कि नया जो मैट्रिक्स बनेगा किस ऑर्डर का बनेगा, कहोगे सर 3 क्रॉस 3 का, तो उसका नाम लिख लो।
A11, A12, A13, फिर 2 1 देन 3 1 3 2 और 3 3। बोलो हाँ ना, वेरी गुड। अब क्या करेंगे अपन, वन बाई वन सभी को निकालेंगे अपन। पहला A11 क्या है, A11 देखो ध्यान से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो किसका लेंगे, पहले जो मैट्रिक्स आ रहा है ए का, और फर्स्ट कॉलम किसका लेंगे, दूसरा मैट्रिक्स जो आ रहा है बी का। तो फर्स्ट रो ले लो ए का और फर्स्ट कॉलम ले लो बी का, मल्टीप्लाई कर दो करस्पॉन्डिंग को। 1 into 2 2, फिर 0 into 3 0, फिर हाँ 1 into 1 1, वेरी गुड। सेम मैनर में फर्स्ट रो को लो, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, है ना। चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, होपफुली आपको अभी एकदम क्लियर हो गया हो तो समझ आएगा। 1 into 1 1 प्लस 0 into 1 0 प्लस 1 into 0 0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 0 0, फिर 0 0 0 2 0, फिर 1 0 0 सब। अब हमें चाहिए दूसरा रो। दूसरा रो निकालने के लिए क्या करोगे, दूसरे रो को लो और उसको तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब डायरेक्ट मैं वैल्यू लिखता हूँ, है ना। तो 3 दूनी 6 6 12 हो गया, 12 प्लस 0 12, फिर 3 2 5, है ना, और फिर 0 4 0 4 आ गया। अब थर्ड रो हमें चाहिए, तो थर्ड रो लो और उसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा। देखो बाकी दोनों जीरो है ना, तो पहले एलिमेंट से ही देख लो। 1 into 2 2, 1 into 1 1, 1 into 0 0। एकदम आसान हुआ क्या, a into b निकाल लिया। क्या सेम मैनर में आप b into a निकाल सकते हो क्या, बच्चों वाली चीज हो गई आपके लिए अभी तो। बोलो हाँ है ना, वेरी गुड। अभी और प्रैक्टिस करेंगे तो चिंता ना, क्यों, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी होपफुली हो ना, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो आगे इतने सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा आपका, डोंट वरी। अब ये रिमार्क है क्या, दिमाग बोला कि अगर ए बी डिफाइंड है तो जरूरी नहीं है कि बी ए डिफाइंड हो। कैसे, मैंने अभी करके दिखा दिया आपको। बोलो हाँ है ना, वहां पे सारा कुछ समझाया मैंने। ये सारे एग्जाम्पल अब आपके लिए पीस ऑफ केक हो गए, क्या मतलब बहुत आसान हो गया। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, वो आपको ध्यान में रखना है कि पहला तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब ए बी इंटू सी या फिर ए इंटू बी सी करो, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है कि पहले बी प्लस सी करके ए के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करके सी के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, ठीक है। तो और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी याद कीजिए। आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मतलब कोई मैट्रिक्स ए है, तो कोई मैट्रिक्स ऐसा होगा जिसका मल्टीप्लाई करने पे ए में ए ही रह जाए, तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। हमने देखा है क्या, 2x2 का, 3x3 का, सबका क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये होता है कि क्या, स्केलर मैट्रिक्स, मतलब जिसमें डायगोनल इक्वल हो बाकी सब जीरो, है ना। तो 1 1 1 0 0 0, मतलब 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अभी बनाएंगे आगे, डोंट वरी। ये सारे सिंपल सिंपल एग्जाम्पल आप बाद में कर ही लोगे, मुझे भरोसा है पूरी तरीके से। अब अपन आते हैं किस पे, एक्सरसाइज पे। बच्चों वाले एक्सरसाइज फटाक से करेंगे, मस्त वाले क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे करेंगे और छोटे छोटे यहीं पे कर लेंगे। बोलो मंजूर है, अरे भाई हाँ है ना, गुड। ये बोल रहा कि ए बी सी इतना है, तो बताओ कि ऐसा कैसे निकालेंगे। तो देखो 3a माइनस सी मैं निकाल देता हूँ। तो ए को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3a क्या आपका बन जाएगा, कहोगे सर 3 दूनी 6 और 12 9 और 6, ठीक है। अब उसमें माइनस करना है सी। अब माइनस करोगे अगर सी को, तो सी क्या है, -2 5 3 4। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होता है, आपको पता है। तो 6 में से -2 माइनस किया तो 8 हो जाएगा, पता है ना, क्योंकि बाहर का माइनस अंदर वाले माइनस को प्लस कर देगा। फिर 6 में से सॉरी 12 में से 5 गया 7, फिर 9 में से 3 गया 6, और 6 में से 4 गया 2। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। एकदम आसान, गुड। अब बी इंटू ए करना है, तो बी इंटू ए करने का आपको तरीका मैंने बताया क्या, 2x2 ए बी है, 2x2 ए बी है ना। तो बी क्रॉस ए करोगे तो किसका बनेगा, 2x2 का बनेगा। नाम पता है आपको क्या, A11 A12 A21 A22। अब जैसे A22 निकालना है, तो सेकेंड रो लो किसका, बी का, क्योंकि बी क्रॉस ए कर रहे हो, और सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, -8 + 10 + 2 आ गया। कौन सा, A22, मतलब फोर्थ एलिमेंट। सेम वे में A11 A21 A22 ये सब आप निकाल सकते हो। बोलो आसान है, वेरी गुड। अब ये देखो बच्चों वाली चीजें हैं, क्या है इसको बताने की जरूरत है क्या, अरे भाई बोलो हाँ है ना, सबका ऑर्डर सेम है, इसलिए प्लस माइनस कर सकते हैं। जो है प्लस है तो प्लस कर दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, माइनस है तो माइनस कर दो। अब आगे मल्टीप्लीकेशन का आ गया, देखो ये तो कर ही लोगे, बता ही दिया है ना कि जब ऑर्डर सेम हो तो कैसे करते हैं, राइट। जब ऑर्डर अलग हो तो उसको मैं बता देता हूँ। जैसे ये देखो 5, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, पहले वाले का ऑर्डर देखो क्या है, बोलोगे सर 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2x3 का है। दूसरा वाला क्या है, कहोगे 3 रो है और 2 कॉलम, तो 3x2 का।
मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, बोलोगे हाँ, क्यों? क्योंकि इसका कॉलम इसका रो के इक्वल है, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? जो बच गया, क्या बचा? 2 और 2, मतलब 2 क्रॉस 2। अब 2 क्रॉस 2 का नाम क्या दोगे? A11, A12, A21 और A22। बोलो हाँ ना। अब 1 बाई 1 सारे एलिमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं। देखो A11 का मतलब हुआ फर्स्ट रो लो, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6, फिर -1 और फिर 3 3 जा 9। वेरी गुड। अब सेकेंड रो को, सेकेंड वाला A12 निकालने के लिए फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो -9 और 0 और 3 + 3। ओके, सेम मैनर में A21 का मतलब सेकेंड रो लो, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा -2 + 0 और +6। ओके, अब 22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये बन जाएगा +3 0 और +2। सिंप्लीफाई कर दो, दिस इज योर फाइनल आंसर। 9 में से 1 गया 8 6 14, है ना। और 9 में से 3 गया 6, फिर 6 में से 2 गया 4, और 3 और 2 5। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स कर लोगे क्या? एकदम आसान है क्या? वेरी गुड। अब चौथा देखो कितना आसान है। ए बी सी 3 मैट्रिक्स दिया है 3 क्रॉस 3 का, कंप्यूट करना है A + B, B - C, और वेरीफाई करना है। बच्चों वाली चीजें हैं, एकदम आराम से कर लोगे, प्लस माइनस करना है ना। गुड। अब A इतना है, B इतना है, तो बोल रहा है कि 3 है -5B बताओ। सिंपली क्या करो, मैट्रिक्स ए में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? सारे एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, है ना। चलो मैं ही कर देता हूँ, देखने में आपको लग रहा होगा ऐसा ये तो बड़ा खतरनाक है, इतना लंबा लंबा दिया है। अरे भाई कुछ लंबा नहीं दिया है, ये जस्ट /3/5 कर दिया, और ये 3 और 5 इधर ला दिया। देखो ये इतना है, 3A निकालना हो तो क्या करोगे? 3A - 5B, तो पहले 3A निकालो। क्या करो, इस पूरे मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 2 3 5, और इधर हो जाएगा 1 2 4, और इधर बन जाएगा 7 6 2। बोलो हाँ ना। ये 3A हो गया, -5B। अब 5B निकालोगे तो क्या बन जाएगा? 2 3 5, फिर 1 2 4, है ना। और फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 7 6 2। अगर इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, देख रहे हो दोनों सेम ही है क्या? दोनों सेम मैट्रिक्स है, तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। ऐसे 0 मत लिखना, ये मैट्रिक्स का माइनस करने पे मैट्रिक्स से मैट्रिक्स आता है, तो इसलिए 0 0 0 0 0, मतलब 3 क्रॉस 3 का 0 मैट्रिक्स बन जाएगा। बोलो हाँ ना। दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, वो भी कितना आसान है। क्या है वो? बोल रहा है पहले cos थीटा बाहर है, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा के फिर इसको भी कर देता हूँ आपको। आसान ही है, आपको पता ही है, लेकिन ठीक है फिर भी कर ही देता हूँ, है ना। ओके, तो कैसे? हाँ ऐसे मिट गया। अभी देखो cos थीटा से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा cos² थीटा और cos थीटा sin थीटा, देन माइनस cos थीटा sin थीटा, और चौथा एलिमेंट हो जाएगा cos² थीटा। इसको प्लस करना है हमें sin थीटा से, इसको मल्टीप्लाई करके sin² थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, इधर sin थीटा cos थीटा, और लास्ट में sin² थीटा। अब प्लस हमें पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है, तो देखो cos² प्लस sin² 1 होता है। अब ये cos थीटा sin थीटा, और इधर सॉरी माइनस cos थीटा sin थीटा, तो ये 0 हो जाएगा। सेम मैनर में तीसरा एलिमेंट K21 देखो, ए बी प्लस ए माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? 0। और ये क्या है? sin² और ये cos², क्या हो जाएगा? 1। ये क्या बन गया? 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। आइडेंटिटी क्या होता है? जिसका डायगोनल हो तो बाकी सब एलिमेंट 0 हो, डायगोनल इक्वल टू 1। बोलो हाँ है ना। गुड। अभी देखो बच्चों वाली चीज फिर से, क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 10 में सब करते हैं, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, मतलब 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व करना आराम से। क्या? पहले दोनों को प्लस कर दो, दोनों इक्वेशन को प्लस करोगे तो y और -y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x आ जाएगा। कितना? 7 3 10, 0 और 2 और 10, तो डिवाइड बाई 2 कर दो, x आ जाएगा। क्या? x आ जाएगा 5 0 1 और 5। ठीक है, सेम मैनर में x आ गया तो किसी में रख दो, y आ जाएगा। या फिर एक काम करो, इक्वेशन 1 को माइनस कर दो इक्वेशन 2 के साथ। अब 2x + 3y और 3x + 2y आपको पता ही है कैसे करना है। या तो आप एलिमिनेशन लगा दो, है ना, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो, या फिर सब्स्टिट्यूशन लगा दो। कई तरीका हमने देखा था, कब कहाँ पे? क्लास 10 में। अच्छा आप भूल गए हो, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखो इस इक्वेशन को, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, है ना। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो किससे? 2 से। इक्वेशन 1 इंटू 2, और इक्वेशन माइनस कर दो इक्वेशन 2 को किससे? 3 से। हाँ 3 से। फायदा क्या होगा? देखो इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 4x + 6y,
माइनस करना है हमें इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9x प्लस 6y, है ना। तो लेफ्ट साइड देखो 6y और 6y कैंसिल आउट, 4 में से 9 गया, माइनस 5x आ गया। सेम मैनर में राइट साइड में भी आपको करना है। पहले में किससे मल्टीप्लाई, 2 से, तो ये बन जाएगा 4, चलो कर ही देता हूँ, 4 6 8 0, माइनस करना है आपको 3 से मल्टीप्लाई करके दूसरे को। 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 माइनस 6 और माइनस 3 और 15, माइनस कर दो 15, ये 5 किधर लिखना, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, ये देखो माइनस करोगे तो बन जाएगा 4 में से 6 गया, माइनस 2, 6 और 6 12, 8 में से 3 गया, 11, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 माइनस 15 माइनस 15। अब इसको 5 से डिवाइड, माइनस 5 से डिवाइड करना है, कर दो भाई। माइनस 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, -2/5, नहीं +2/5, -12/5 और 11/-5 या -11/5 और 3, बोलो हाँ ना। तो ये x की वैल्यू आ गई। सेम मैनर में x की वैल्यू रख के किसी इक्वेशन में आप y निकाल लो, एकदम आसान है, बोलो हाँ ना। दूसरा पार्ट भी हो गया। 8वां, अगर x बताना है, y इतना है और इतना है, तो बताओ y को उधर भेज दो, तो इस मैट्रिक्स में से y माइनस कर दो, जो आए डिवाइड बाई 2 कर दो। 9th क्वेश्चन x और y बताना है, अगर इतना इक्वल टू इतना है, आपको पता है। पहले थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, है ना, नहीं तो आप बोलोगे सर खिचड़ी पक गई। फिर से साफ सफाई अभियान में अपन विश्वास करते हैं। वाह वाह वाह, पूरा 1 घंटा लगातार बोलते बोलते जो है ना, वैसे ऑफलाइन क्लास में ज्यादा अच्छा रहता है, उसमें कुछ आप लोग भी बोलते हो, है कि नहीं, तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो जाता है। यहाँ पे अपन बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे अपन, हाँ, 9th क्वेश्चन पे। तो देखो ये 2 है, 2 क्या है, स्केलर है, स्केलर का अंदर मल्टीप्लाई करोगे सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, वेरी गुड। अब उसके बाद ये मैट्रिक्स ऐड कर दोगे, दोनों को ऐड करके क्या कर दो, इक्वल दिखा दो, इसके 5 6 1 8 के करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होना चाहिए। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। पहले लेफ्ट साइड को देखो, 2 को मल्टीप्लाई करके प्लस करो, तो 2 प्लस वाई हो जाएगा और 6 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, और 2x + 2 2x + 2 हो जाएगा। क्या आप इसको आप करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वेट करके x और y नहीं निकाल सकते हो क्या भाई, हाँ या ना, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, 8 भी हो गया। 10th की बात करा जाए तो सेम 9th के जैसा है ना, 2 और 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई, फिर इधर जोड़ दो, फिर करेस्पॉन्डिंग इक्वल दिखा दो, बोलो हाँ ना। ओके, 11 देखो वही चीज है, पहले x का अंदर मल्टीप्लाई, y का अंदर मल्टीप्लाई, फिर दोनों को जोड़ दो, तो 2x - y हो जाएगा और 3x + y हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल है, 10 और 5 के। तो देखो 2x - y = 10 और 3x + y = 5, दो इक्वेशन दो अननोन आराम से हो जाएगा। सेम मैनर में 12th भी हो जाएगा, वही चीज है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। अब 30 मजेदार क्वेश्चन है, इसको अपन करेंगे व्हाइट बोर्ड पे। कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4, अरे अभी तो है क्वेश्चन, कितने हैं, 22 क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो ध्यान से, ये बोला एफ एक्स अगर ऐसा डिफाइंड है तो शो करो कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई होगा। तो इसको अपन करते हैं व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कौन सा है, 14 है आई थिंक, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाँ 30, माफ कीजिएगा 13 है। अब बोल रहा है एफ एक्स जो है इस तरीके से डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है, कॉस साइन 0 साइन कॉस 0, कॉस एक्स साइन एक्स 0 और साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 और 0 0 1, यही है। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, कॉस साइन 0 माइनस साइन कॉस 0 और 0 0 1, ठीक है। अब बोला हमें प्रूव करो, क्या प्रूव करो कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। अभी प्रूव करके देता हूँ, एलसीएस ले लो, ठीक है। तो एफ एक्स हमें पता है कैसे, ऊपर गिवन है ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 और साइन एक्स कॉस एक्स 0 और 0 0 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है एफ वाई के साथ, एफ वाई क्या हो जाएगा, कहोगे सर एफ एक्स है तो हर जगह एक्स है, तो एफ वाई लिखने के लिए सब जगह एक्स को रिप्लेस कर दो वाई से, ये बन जाएगा साइन वाई कॉस वाई 0 0 1, है ना। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो 3 क्रॉस 3 और ये भी क्या है 3 क्रॉस 3, मल्टीप्लाई करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो किससे का आएगा, 3 क्रॉस 3 का आएगा। आपको पता है फर्स्ट रो उठाओ, उसको पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, A11 A12 A13 आ जाएगा, है कि नहीं, कर दो। तो कॉस एक्स कॉस वाई, फिर माइनस साइन एक्स, नहीं कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई, सॉरी साइन वाई, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ A11 है ना, आसान होगा आपके लिए। एक चीज दिखा देता हूँ, देखो ये 1 1 निकालोगे ना, ये बनेगा cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई और 0 × 0 0।
अभी किसी का फॉर्मूला बन रहा है क्या, कहोगे सर हाँ ये बन रहा cos x प्लस वाई का। वेरी गुड। सेम मैनर में दूसरा वाला निकालोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा sin x प्लस वाई का, ठीक है, और तीसरा जीरो आएगा। सेम मैनर में ये फॉर्मूला बनेगा sin x प्लस वाई का और एक cos x प्लस वाई का, और ये हो जाएगा जीरो, फिर जीरो जीरो बना जाएगा। अब इसको जरा गौर से देखो, ध्यान से देखो। मैंने कहा कि अगर सब जगह x है तो उसको fx लिखा, सब जगह y है तो fy लिखा, और सब जगह x प्लस वाई है तो क्या लिखोगे इसको, सब f ऑफ x प्लस वाई लिखोगे। हेंस प्रूव्ड, यही तो RHS था, तो हेंस प्रूव्ड बोलो, एकदम आसान। वेरी गुड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बोला शो करो कि इतना मल्टीप्लाई करने पे इसके इक्वल नहीं है, तो क्या करो, LHS को सिंप्लीफाई कर लो, RHS को दिखा दो, दोनों इक्वल नहीं है। सेम मैनर में पहला और दूसरा सेम वही काम करना है, ठीक है। अब 15th क्वेश्चन बोल रहा कि ए स्क्वायर माइनस 5 पे प्लस 6i बताओ, अगर ए इतना है तो इसको मैं क्या करता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ, ठीक है। चलो व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ इसको। अच्छा इसको बताऊँ या अगले वाले को बताऊँ, जो आप बोलो। अगले वाले को बता दो क्या, चलो अगले वाले को भी बता देता हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें ए क्यूब है ना। तो अगले वाले को 16 नंबर को बता देता हूँ, 15 फिर आराम से आप कर लो। बोल रहा कि अगर ए गिवन है, क्या गिवन है देख लेते हैं एक बार, क्या है क्या है। ये है 16 नंबर क्वेश्चन में 102 21 203, ओके 102 21 203, ठीक है। और हमें प्रूव करना है ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर 7, नहीं दूसरा ना हो जाए, समझ रहे हो, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a और 21i क्या था, क्या ऐसा ही तो कुछ था, एक बार देख लेते हैं, सही गलती होने के चांसेस ना हो, नहीं माफ कीजिएगा 2 है, देखा 2i इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब आपको पता है, क्या पता है कि कोई भी LHS RHS को प्रूव करने के लिए LHS को लेते हैं, तो यहाँ पे तो केवल हमें ए पता है, तो एक काम करो ए स्क्वायर निकाल लो, क्या होता है ए इंटू ए। अब ए इंटू ए करना आपको अभी तक आ ही गया, क्या फर्स्ट रो को उठाओ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को उठा के फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो आएगा, सेकंड रो को उठा के ऐसे ही करोगे सेकंड रो आएगा, थर्ड रो आएगा, बोलो हाँ ना, कर दिया जाए। देखो फर्स्ट रो क्या है 102, इसको मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या आ जाएगा 1 1 जा 1 0 0 2 2 जा 4, तो 1 5 आ गया। 102 को मल्टीप्लाई करो सेकंड कॉलम के साथ, तो आ जाएगा 0 0 0, ठीक है। फिर इसको थर्ड कॉलम के साथ तो 2 0 और 6, तो 8 हो गया। अब सेकंड कॉलम को उठाओ, सॉरी सेकंड रो को उठाओ फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 0 2, फिर 0 2 दूनी 4 और 0, फिर 0 2 और 3 5। अब थर्ड कॉलम को थर्ड रो को उठाओ, उसको तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, पहले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 6 8 हो जाएगा, और फिर ए आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 आएगा क्या, 2 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0, और नहीं हाँ सही तो है, 0 ही आएगा। अब तीसरा देखो 2 दूनी 4 और आ जाएगा 0 और 3 3 का 9 4 13 13 आएगा। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 1 0 और 3 इंटू 3 9 9 4 13, ठीक है। ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें चाहिए ए क्यूब। ए क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए होता है, बोलो हाँ ना, ए स्क्वायर इंटू ए कर दो, तो ये हो जाएगा 5 0 8 2 4 5 8 0 13, है ना। इसको मल्टीप्लाई करना है अपन को किसके साथ, 102 0 21 203, 102 0 21 203, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो ओके। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा, फर्स्ट रो को उठा के तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तीनों के साथ मतलब तीनों कॉलम के साथ, तो पहला हो जाएगा 8 दूनी 16 8 नहीं सॉरी 5 और 16 21, ठीक है। फिर 0 0 8 0, ओके। फिर 5 दूनी 10 0 8 3 24 10 24 34, ओके। सेकेंड रो को उठाओ 2 और 10 12, फिर 0 8, ओके। अब 2 4 प्लस 4 8 और 15 8 15 23, ओके। अब थर्ड रो को कैसे लिखोगे, थर्ड रो को उठाओ और तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 26 34, फिर 0 0 0, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 8 दूनी 16 3 39 55, ठीक है। ए क्यूब आ गया हमारा, क्या आ गया ए क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा,
हमें प्रूव करना है इतना, क्या, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, इसको अपन करते हैं थोड़ा सा अच्छे से, ध्यान दो। हमें करना है ए क्यूब माइनस, एक बार देख लेते हैं क्या है, 6a² 7a, 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0 दिखाना है, राइट। अब सबकी वैल्यू उठा के रखो, कैसे, सबकी वैल्यू थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ देखो, ए क्यूब आया हमारा, ए लिख दो, कितना जो भी है, 21 0 34 और 12 8 23, फिर 34 0 और 56 नहीं 55, माइनस करो 6 इंटू a² के साथ, a² जो आया उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 30 0 48, है ना, और फिर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 24 30 और 8 छंग 48 0 और 13 छंग 65 13 छंग 78, ओके। अब फिर क्या करना है, प्लस 7a करना है, ओके, प्लस 7a करना है। 7a करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 0 और ये हो जाएगा 14, ठीक है। और फिर 0 14 और क्या हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई किया 7, फिर 14 0 21। बोले यहाँ तक क्लियर है क्या, अरे भाई हाँ है ना, गुड। अब हमें करना है प्लस 2i का मतलब क्या हुआ कि 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ऐसा क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको पता है डायगोनल सब 1 होते हैं, सबको मल्टीप्लाई 1 से किया, सॉरी 2 से किया तो ऐसा आ जाएगा। अभी देखो क्या 0 आ रहा है क्या, 1 बाई 1 सारे एलिमेंट को देखते हैं, ठीक है। पहला एलिमेंट देखो, 21 में से 30 गया -9 और 7 प्लस 2 9, वेरी गुड, ये आ गया 0। अब ये 0 0 0 0, ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, वेरी गुड। अब ये 34 में से 48 गया, कितना आ जाएगा 14, वेरी गुड, तो -14 आया। अब यहाँ पे 14 और 0, तो -14 प्लस 14 ये भी हो गया 0। अब देखो ये 0, 12 में से 12 गया 0 और 0 प्लस 0 क्या 0, ओवरऑल क्या है 0। 8 में से 24 गया -16 और 14 प्लस 2 16, -16 प्लस 16 0। अब 23 में से 30 गया -7 और प्लस 7 0 और 0 0, वेरी गुड। 34 में से 48 गया -14 प्लस 14 0 प्लस 0 0, वाह, 0 0 0 0, वेरी गुड। अब लास्ट वाला आ जाए, मजा आ जाए। 55 में से 78 गया -21, नहीं ये आएगा -23, ठीक है, -23 प्लस 21 -2 प्लस 2 0, क्या बात है, वाह, एक भी गलती नहीं हुआ, वेरी गुड, शाबाश। सेम मैनर में आपको करना है, समझ रहे हो क्या, कि हाँ बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी ना करो लेकिन करेक्ट आंसर आए आपके पास, ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाए भले ही, लेकिन आंसर एकदम एग्जैक्ट आना चाहिए। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर किया 16। 15 भी तो और ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें तो a² ही है, बोलो हाँ ना, जस्ट कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। 15 16 17 आराम से आप कर सकते हो। अब बचा क्वेश्चन 18 19 20 21 22। अब 18 जो है मैं अगले वाले पार्ट में बताऊंगा, ऐसा क्यों मालूम है, क्योंकि ये है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है ना, आसान है लेकिन मजेदार है, लेंदी है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला यूज होगा। और 18 19 20 21 22 जो है मैं अगले वाले पार्ट में बताऊंगा, ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी 1 घंटा 8 मिनट लगभग हो गया है, और अगर इसी लेक्चर में ये बताऊंगा तो जल्दबाजी करूंगा, ना तो आपको समझ आएगा ना तो मेरे को मजा आएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा, बोलो हाँ ना। इसलिए अगले पार्ट में आराम से करेंगे, ओके। चलो, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में अपन इस ए वाले क्वेश्चन करेंगे और बाकी जो इस पूरे चैप्टर में बाकी चीजें हैं वो करेंगे, साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग आपको क्या मिलेगा, होमवर्क भी उसी लेक्चर में मिलेगा। सारा कुछ क्लियर, वेरी गुड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।